हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए दूसरा वीडियो 5वीं यूनिट का, या यूँ कहें कि 5वें चैप्टर का दूसरा वीडियो है। और ये चैप्टर आपका शुरू होता है पृष्ठ रसायन। इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री भी से बोलते हैं पृष्ठ रसायन। और इसमें पहला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के साथ में कुछ बातें हमने अधिशोषण से संबंधित बता भी दी थी, और उसके जो भी पार्ट्स थे, अधिशोषण की क्रियाविधि में कितने प्रकार होते हैं, या उसके कौन से ऐसे शब्द हैं जो अधिशोषण में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि अधिशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, अब स्पीड बिल्कुल बेहतरीन है, आपका टॉपिक बिल्कुल समय से समाप्त हो जाएगा जितना भी सिलेबस है। तो इस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है। और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने से पहले आपका क्या बनता है, तो लाइक भी कर दिया करें। वीडियो जब आपको पसंद आता है, वीडियो पर वास्ट टाइम आता है, लेकिन लाइकों की संख्या कम रह जाती है, तो लाइक भी वीडियो पर कर दिया करें। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म, अधिशोषण क्यों होता है, किस कारण होता है, इसको जानने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि का जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा अधिशोषण में अधिशोषक के ऊपर या पृष्ठ पर अधिशोष के कण, यानी कि जो चिपकने जाते हैं वो कण होते हैं अधिशोष के, और जिस पर चिपकते हैं वो होता है अधिशोषक। तो अधिशोष के कण जब अधिशोषक से चिपक जाते हैं, किस कारण ये एक दूसरे की से चिपक जाते हैं या कहें उनके ऊपर स्थिर हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। क्यों उनके ऊपर स्थिर हो जाते हैं, तो इसके संबंध में हम इन लाइनों को पढ़ेंगे। थोड़ी लाइनें इसलिए ज़्यादा लिखी हुई हैं कि आपको बात को गहराई तक समझाना है कि बात आखिर है क्या, अधिशोषण संपन्न कैसे होता है, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो जाती है। तो लाइनों को पढ़ते हैं। अधिशोषण प्रक्रिया की व्याख्या इस तथ्य पर आधारित है, कोई तथ्य है उस पर आधारित है अधिशोषण क्यों होता है। अधिशोषक यानी कि जिसकी पृष्ठ पर चिपकेंगे, जिस पृष्ठ पर कोई पदार्थ के कण जाकर उससे चिपक जाते या कहें किसी कूलामी बलों द्वारा जुड़ जाते हैं, वो पृष्ठ ही अधिशोषक कहलाता है। जैसे ये बोर्ड पर जो हमने इंक से लिखी हुई लाइनें हैं, इस समय ये वाइट बोर्ड आपका अधिशोषक कहलाएगा, और ये जो इंक के कण जिनसे यहाँ पर लिखा गया, ये कण कहलाएंगे अधिशोष के। तो अधिशोषक पृष्ठीय कणों की प्रकृति, अधिशोषक के जो पृष्ठीय कण होते हैं, ये माना ये बोर्ड है, इसका पृष्ठीय, ये पृष्ठीय है, और इसका ये कुछ मोटाई भी तो होगी भाई। कोई भी अधिशोषक होगा उसकी अपनी एक मोटाई भी होती है। तो ये अभी पृष्ठीय कणों की बात कर रहा है जो ऊपर की ओर है। अब पृष्ठीय कणों की प्रकृति तथा स्थूल के अंदर स्थित, अब इस बोर्ड में कुछ मोटाई भी होगी, मोटाई को हम कहते हैं स्थूल। स्थूल के अंदर, अब इसके अंदर भी कण उपस्थित होंगे भाई। ये जो सतह है जो इस तरफ दिख रही है, तो ये तो बाहर का हिस्सा है, ये अन्य कणों के हैं जो बाहर के कण हैं, और इसकी कुछ मोटाई भी होगी। तो इसके अंदर के कणों की स्थिति, कणों की प्रकृति में भिन्नता होती है। जो बाहर के कण हैं इस बोर्ड के, मान लिया ये क्या है, अधिशोषक, इसके बाहर के जो कण हैं इनकी प्रकृति अलग है, और इसकी जो मोटाई के कण हैं, ये बोर्ड भी कुछ अपने में मोटाई रखता है, चाहे वो इतना मोटा हो चाहे वो इतना मोटा हो। तो इतने मोटे में जो इसकी मोटाई होती है वो स्थूल कहलाती है। उसके अंदर जो कण विद्यमान हैं उनकी प्रकृति और बाहर वाले कणों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण अधिशोषण प्रक्रिया संपन्न होती है। क्यों होती है आप बताते हैं, आगे लाइनें पढ़ते हैं। अधिशोषक के अंदर के कणों
पर स्थिर बल लगने वाले संपूर्ण बल एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये पूरा ही ठोस होता है, तो इसके अंदर के जो बाहर की ये सतह जो वाइट दिख रही है, इसके कणों को छोड़कर जो अंदर के कण हैं वो एक दूसरे को स्थिर रखते हैं। अब आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, ये एक पदार्थ है जो अधिशोषक है, इसका पृष्ठ ऊपर वाला है और इसमें कण ये हैं विद्यमान। ये कण विद्यमान है, ये अंदर की ओर है जिसे हम कहते हैं स्थूल प्रकृति, और ये कण की परत ये है। ये इसके चारों ओर होगी। आप बात को समझें बड़ा सहज पूर्वक तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बात आपको समझनी है। कह रहा है कि अधिशोषक यानी कि कोई ऐसा एक पृष्ठ है, उसके अंदर के कणों पर लगने वाले संपूर्ण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ये जो बल हैं चारों तरफ से एक दूसरे से खींच रहे हैं, ये देख लीजिए, चारों दिशाओं में एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित हैं एक दूसरे से इस प्रकार से। इसी कारण तो ठोस बना रहता है कि इनका आकर्षण बहुत हाई होता है। ये एक दूसरे से आकर्षित है। अंदर वाले कणों की बात कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि एक दूसरे को संतुलित करते हैं, परंतु पृष्ठीय कण जो ऊपर के ये कण जो लाइन में दिख रहे हैं, सभी दिशाओं में एक समान प्रकार से अणुओं से घिरे नहीं होते। अब देख लीजिए, ये इस तरफ अंदर वाले कणों से तो घिरे हैं, बाहर की ओर कोई कण ही नहीं है। तो जैसे ये जो आपका बोर्ड है, इसके अंदर की जो मोटाई है वो आपस में एक कण दूसरे से कैसे घिरा हुआ है, जैसे ये अंदर की ओर घिरे हुए हैं कण, और ये जो बाहर की ओर निकले हुए कण हैं ये सतह पर जो रखे हैं, ये क्या है, इनके चारों दिशाओं में बल नहीं लगता है, सिर्फ एक दिशा में लग रहा है। तो इसके आगे बताते हैं, परंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में एक समान प्रकार से अणुओं से घिरे नहीं होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये जो कण दिख रहे हैं ये सिर्फ नीचे वाले कणों से, अपने नीचे वाले कणों से घिरे हैं, बाहर की ओर कोई कण नहीं है। ऐसे ये बोर्ड जो वाइट परत बोर्ड की आपको दिख रही है, इस ये बाहर की ओर है, इनसे कोई भी कण इस तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इस कणों के ऊपर कोई भी आकर्षण बल नहीं कार्य कर रहा अन्य कणों का, जो जिससे ये बनाया गया है। इसी कारण आकर्षण बल असंतुलित हो जाता है। अब आकर्षण बल किसकी तरफ है, अंदर की ओर है, लेकिन इस दिशा में इस तरफ आकर्षण बल नहीं है। हम बताते हैं इस तरफ आकर्षण बल नहीं है, और आकर्षण बल किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है। अधिशोष के कण, अब अधिशोष के कण आते हैं। अब अधिशोष के कण क्या होता है, जैसे इस बोर्ड पर हम मार्कर चला रहे हैं तो क्या होता है, ये इस पर चिपकते हैं जितने चाहें। कहीं पर ऐसे हम लाइन खींचें तो कहीं पर ज़्यादा चिपक गए, कहीं पर कम। यहाँ देखिए कितने ज़्यादा हैं, यहाँ पर कणों की संख्या कम। ये अपनी अपनी स्थिति है। ठीक है। तो अधिशोष के कणों का अधिशोषक से इन्हीं बलों द्वारा आकर्षित होते हैं। किससे, इन्हीं बलों द्वारा। अब इनके चारों ओर देखिए स्थिर बल कार्य नहीं कर रहा है, एक सतह पर ये असंतुलित हो जाते हैं। इसी कारण ये जो बोर्ड लगा है इस पर असंतुलन के कारण ही तो हम लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि असंतुलित नहीं होगा तो हम बहुत सी चीज़ों पर मार्कर नहीं चला सकते, उस पर मार्कर नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर असंतुलित बल
कार्य नहीं करता है। जो बल का संतुलन होता है वो स्थिर रहता है। अब देख लीजिए, जैसे ये बोर्ड है, ये मान लिया ये कड़ों से, एक तरफ से इकट्ठे कड़ों से बना हुआ है। इसके पीछे तो बल लग रहा है, लेकिन सामने की ओर मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा हूँ, मुझसे तो बल लग नहीं रहा। अब हमने इस पर जो इंक से लिखा, इनसे बल लग रहा है। तो जब इंक से इस बोर्ड पर हमने लिख दिया तो ये इंक जो चली हुई है ये कहलाती अधिशोष, क्योंकि इंक जब चलाते हैं तो छोटे छोटे कण निकल कर ही इस पर प्रिंट करते हैं। और जो इसकी सतह है वो अधिशोषक कहलाती है। और अधिशोषक के ऊपर अधिशोष के कणों का इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण। अधिशोषक के ऊपर अधिशोष के कणों का एकत्र हो जाना, जमाव हो जाना, किसी बल द्वारा चिपक जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण। ये अधिशोषण की क्रिया विधि है। अब आप समझ गए हो अधिशोषण क्यों होता है? क्योंकि बाहर वाली सतह पर कोई भी स्थिर बल कूलामी कार्य नहीं करता है और इनके बलों का असंतुलन हो जाता है। एक लाइन में हम, अर्थात एक लाइन में इस बात को कह सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक लिखी गई है इसको एक लाइन में आप कह सकते हैं। ये तो आपको इतना बात जो लिखी गई है वो आपको समझाने के लिए लिखी गई है। लिखते हैं यहाँ पर अधिशोषण की प्रक्रिया। अधिशोषण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक के ऊपर अधिशोष के कण एकत्र हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण की प्रक्रिया। अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों के कारण संपन्न होती है। देख लीजिए, वही बात आ गई, क्योंकि इसकी सतह पर असंतुलित बल होते हैं। अब हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसके पृष्ठ पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं पर इस बोर्ड के पृष्ठ पर ही असंतुलित बल उपस्थित होते हैं। इसकी मोटाई के अंदर नहीं। ये जो मोटाई है और ये जो मोटाई अंदर की ओर है, इतना हिस्सा जो अंदर का ये हिस्सा है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्थिर कूलामी बल कार्य कर रहे होते हैं, जिससे सभी कण संतुलित अवस्था में रहते हैं। अब आ जाता है आपका अगला इसी में टॉपिक, अधिशोषण की एंथैल्पी। इसको अब रफ कर देते हैं। आप समझ गए होंगे अधिशोषण की क्रिया विधि। और आपको एक एग्जाम्पल से यहीं पर आपको और बता देते हैं। देखिए, जैसे एक जल का पात्र लीजिए इस क्रिया को समझने के लिए। ये लीजिए, ये क्या है? एक द्रव, क्योंकि द्रव पर भी अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर कोई कण यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर, तो इधर भी बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा, इधर भी लगेगा, लेकिन ऊपर की ओर बल नहीं लगेगा। ये दिशा सही है, ये दिशा सही है, ये दिशा सही है। तो इसी कारण जब ऊपर की ओर इसमें बल नहीं लगता है, क्योंकि ये सतह है, जैसे ये सतह का कण है, तो ऊपर बल नहीं लगेगा। इस दिशा में लग जाएगा, इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। और अंदर कण है यानी मोटाई में, स्थूल में, तो ये भी बल लगेगा, ये भी बल लगेगा। लेकिन इसमें देखिए, ये भी बल सही है, इधर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अंदर की ओर चारों दिशाओं में, जब अंदर कण होता है तो चारों दिशाओं में बल लगता है, और जब ऊपर कण होता है तो ऊपर की दिशा में बल नहीं लगता है, और संतुलित बल का असंतुलन हो जाता है। इसी पर क्या होता है, जैसे धूल के कण आपने पानी पर जमे देखे होंगे, तो वह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अब जब धूल के कण अंदर चले जाते हैं तो अवशोषण हो जाता है, यानी कि अवशोषित कर लिया उस कण को, पूरी तरीके से भिगो लिया। आप बताते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। इस टॉपिक को यहाँ से मिटा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें, फिर उसके बाद में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो 100% है, बाई चांस
ना दिया जाए तो लिखेंगे अधिशोषण की एंथैल्पी अधिशोषण की एंथैल्पी जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एच, इसका हीट क्या होती है। तो अब अपना टॉपिक है अधिशोषण की एंथैल्पी। क्या होता है अधिशोषण होने पर ऊष्मा की जो प्रकृति होती है, उस पदार्थ की जो ऊष्मा की प्रकृति होती है उसमें क्या अंतर आ जाता है, कमी होती है या अधिकता आ जाती है। इस बारे में हम जानेंगे कि अधिशोषण होने पर ऊष्मा बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है यानी घट जाती है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखेंगे क्या है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कहता है अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में कमी आ जाती है। अब जैसे इतना हमने आपके ये बोर्ड पर जो लिखा है, तो ये जब लिख गया है तो यहाँ पर क्या होता है, अधिशोषण होने पर पृष्ठ के बलों में कमी आ जाती है, जगह नहीं बचती है तो बल भी कम हो जाते हैं, क्योंकि बल लगाने वाले कण होते हैं, कणों पर पहले से ही कोई आकर बैठ गया। जब किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो सीट ना मिलती है तो आप क्या करते हैं, खड़े रहते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। तो सीट मिलती है तो आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ मामला है कि जो अपशिष्ट बल होते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है। जब अधिशोषण होता है तो उस पर कोई ना कोई पार्ट आकर, कोई पदार्थ आकर बैठ जाता है। तो बैठ जाता है तो अपशिष्ट बलों में कमी भी आ जाती है, अर्थात पृष्ठ की ऊर्जा में कमी आ जाती है। उस पृष्ठ पर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि और किसी अन्य पदार्थ को आसानी से अपने ऊपर चिपका ले या बैठा ले। तो ये क्या होता है, अधिशोषण के होने पर क्या होता है, अपशिष्ट बलों में कमी आ जाती है और उसके पृष्ठ की ऊर्जा भी कम हो जाती है। भाई ताकत आप लगाएंगे तो 2 हाथों से ही लगा सकते हैं, किसी पर भी लगाना, आप 4 तो कर नहीं सकते। आप 2 हाथ है, 2 हाथों पर किसी को बैठाना चाहते हैं तो बैठा लीजिए जितनी जगह है। उसके बाद आपकी ऊर्जा ही खत्म हो गई, क्योंकि 2 हाथों के अलावा तीसरी जगह नहीं है, तीसरा तो हाथ नहीं है। इसी प्रकार क्या होता है, जितनी जगह अधिशोषक के पृष्ठ पर है तो उतनी ही उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा। जब उस पर अधिशोषण होता है तो उसके अपशिष्ट बलों में कमी आ जाती है और ऊर्जा में कमी हो जाती है, जो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है और जो धीरे धीरे हीट के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे हम इस पर मार्कर चलाते रहें या आप पेन चलाएं कापी पर तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। क्या होता है, उस समय ऊष्मा उत्सर्जित हो रही होती है। आपको एक जर्नल उदाहरण बताते हैं। जैसे आप जब कहीं ऐसे डस्ट वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ धूल ज़्यादा मात्रा में उड़ रही होती है, तो आपके जब शरीर पर जो पदार्थ धूल के कण हैं वो क्या होते हैं, अधिशोष से। और आपकी जो शरीर के खुले अंग हैं, जो कपड़ों के अलावा जिन पर आपके कण चिपक जाते हैं बॉडी पर, शरीर पर, स्किन पर जो आकर लग जाते हैं, उस समय क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है। तभी तो आपको गंदे होने पर या कहें धूल के एरिया में जाने पर गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। जहाँ धूल उड़ती है और आपकी बॉडी पर चिपक गई तो आपको क्या होगा, ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी और अधिशोषण में कमी आ जाएगी। आप एक तरफ से मिट्टी लगा लीजिए शरीर पर, फिर उसके बाद मिट्टी आप लगाएंगे तो वो आपके शरीर पर टिकेगी नहीं। आपकी स्किन पर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो और भी मिट्टी को रोक ले, और उसके बाद में वो क्या होता है, बस से झड़ जाती है, क्योंकि उस समय ऊष्मा उत्सर्जित हो रही होती है। यह ऊर्जा अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। और जो ऊर्जा होती है, यह जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिशोषण यानी कि अधिशोषक पर चिपकने वाली ऊर्जा होती है। अर्थात अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, इसका मीन्स है कि ऊष्माक्षेपी ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें जब कोई पदार्थ किसी में मिलाया जाता है या किसी पर आकर बैठता है तो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, निकालता है, वहाँ से ऊर्जा ऊष्मा को कम करता है, तो भाई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और जिसमें ऊष्मा चाहिए होती है, जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, वो ऊष्मा शोषी होता है, शोषित कर लेता है। तो ये कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी। नहीं तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप जाएं किसी खेत में, जुते हुए खेत में लेट जाएं मिट्टी पर, तो आपके शरीर में जब मिट्टी लग जाएगी तो आपके शरीर से ऊष्मा उत्सर्जित होगी और आपको उस कंडीशन में जब आप गंदे होंगे, मिट्टी आपसे चिपकी होगी, तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपके ऊपर अधिशोषण हो गया है। और अवशोषण तब होता है जब वो मिट्टी आपकी स्किन के अंदर चली जाए और निकले ना। और आप जब नहा धो लेते हैं तो क्या होता है, आपको अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है कि अब हमको गर्मी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि बाहर से कोई धूल का कण नहीं आ रहा है जो आपकी बॉडी से चिपक रहा हो, अधिशोषण प्रक्रिया संपन्न हो रही हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो अधिशोषण प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसके लिए डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक होता है। देखिए, जो ऊष्मा निकल रही होती है वो बॉडी से ही निकल रही होती है। अगर इस मार्कर से हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं और ये हीट पकड़ रहा है, थोड़ी सी ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो इसमें ही कमी आ रही, इसकी ऊष्मा जितनी थी उससे में कुछ कमी आ रही। और आपके ऊपर कोई भी चीज़ लग जाती है और आपको गर्मी का एहसास होता है तो आपकी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में जब आप रजाई के अंदर सोने जाते हैं तो पहले बिस्तर ठंडा होता है, तो आपके शरीर से ऊष्मा निकल कर उस बिस्तर को गर्म कर देती है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाता है उस समय भी। लेकिन जब आपके शरीर से क्या लग जाता है, कोई मिट्टी धूल के कण लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और अधिशोषण की प्रक्रिया के कारण, क्योंकि धूल एक पदार्थ है, बहुत विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है जो आपके शरीर से लग जाने के बाद विभिन्न कंडीशन में आपकी ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। इसी कारण आपको गर्मी का एहसास होता है। हाँ, अब ये बताता डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊष्मा कम हो रही होती है। आगे बताते हैं, पुनः जब किसी गैस का अधिशोषण होता है, अब उसी के ऊपर आप पहले तो धूल से बिल्कुल सने हुए हैं या कोई और भी है, देखा होगा, तब उसके ऊपर गैस आ जाए, क्या आ जाए, गैस का अधिशोषण होने लगे। एक तो पहले सतह, ये मान लिया किसी की सतह है, इस पर धूल के कण लगे तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ये तो स्थिर हो गए कण आकर, हो गए। अब इसके ऊपर अधिशोषण हो रहा है गैस का, अब इसके ऊपर गैस आ रहा है। ये जो कण दोबारा दूसरी परत बन रही है, गैस की कण है। पहली परत किसकी थी, किसी पदार्थ की, अब किसकी है, गैस की। कह रहा है जब पुनः गैस का अधिशोषण होता है तो इसके अणुओं के संचालन में कमी आ जाती है। अब ये अणु चल नहीं सकते, संचालन मतलब है इधर से उधर हिल नहीं सकते, संचालन में कमी आ जाती है, इसलिए गैस के अधिशोषण। अब यानी कि जो गैस ऊपर वाली परत है, ये गैस के अधिशोषण के पश्चात एंट्रोपी कम हो जाती है। यानी कि एंट्रोपी का मतलब होता है एंथैल्पी, तो आप जान गए हैं कि डेल्टा एच को एंथैल्पी कहते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित होना। जब किसी पदार्थ के कण आसानी से गति नहीं कर पाते हैं या जिनकी गति होती है उनमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है, यह प्रक्रिया एंथैल्पी कहलाती है। तो यहाँ क्या कहलाते हैं, एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी। एंट्रोपी कम हो जाती है, अतः डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होता है। अब दोनों मान, यानी कि अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होता है। अब आपने सुना होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि बान हेल्महोल्ट्ज़ ने बताया है कि जब कोई स्वतः प्रक्रम होता है, जिसमें कोई भी स्वतः प्रक्रम होता है, जिसमें स्वतः प्रक्रम से अधिशोषण होता है, इसमें सदैव स्थिर ताप और दाब पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि जो मुक्त होने वाली ऊर्जा डेल्टा जी होती है उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो कहते हैं बार्न हेल्महोल्ट्ज़ ने बताया है
कि जो भी एंट्रोपी होती है, जिसी भी पदार्थ की एंट्रोपी हो, तो उन्होंने बताया कि उससे निकलने वाली मुक्त ऊर्जा का मान सदैव रहता। जो प्रक्रम स्वतः होते हैं, कौन से प्रक्रम? स्वतः, और अधिशोषण भी स्वतः होता है। आप पर डे स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपके शरीर पर धूल के और वगैरह वगैरह विभिन्न कणों का अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण जब हो जाता है तो आपको गर्मी लगती है, आप उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? नहा लेते हैं। तो आप जान लिए उस समय ऊर्जा आपकी मुक्त हो रही होती है। और ऊर्जा लेने के लिए आप क्या करते हैं? प्रतिदिन भोजन करते हैं। विभिन्न कारणों के कारण आपकी ऊर्जा की हानि होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तब भी हमारी ऊर्जा आपकी हानि हो रही है, हम चल रहे हैं तब भी ऊर्जा की हानि हो रही होती है। और ऊर्जा होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें ग्लूकोज के अणुओं के ऑक्सी श्वसन द्वारा और अनाक्सी श्वसन द्वारा प्राप्त होती है, ग्लूकोज के अणुओं का। तब हमें जाकर एटीपी प्राप्त होते हैं, वो भी 38 बनते 40 है, 2 को हम तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अधिशोषण की एंथैल्पी। आप जानते हैं बार्न हेल्मन टोज ने यही बताया है कि जब कोई प्रक्रम स्वतः होगा तो स्थिर ताप और दाब पर मुक्त होने वाली गिब्स ऊर्जा, जिसे डेल्टा जी कहते हैं, इसका मान सदैव ऋणात्मक ही होगा। बस इतना ही एंथैल्पी के बारे में बताते हैं। और ये कहने का मीन्स हो जाता है कि हमें सदैव अधिशोषण की प्रक्रिया में एंट्रोपी और एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा एच यानी एंथैल्पी और डेल्टा एस का मान ऋणात्मक क्या होता है? तो ऑप्शन में लिखा होता है घटता है, बढ़ता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आप बता देंगे कि इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका अधिशोषण के प्रकार। अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ अधिशोषण। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक या वांडर वाल्स अधिशोषण। तो यहाँ पर आपका टॉपिक अब आ जाएगा अधिशोषण के प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आसान और कुछ नहीं। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपको यहीं पर बता देते हैं, भौतिक अधिशोषण। जिसे हम कहते हैं वांडर वाल्स अधिशोषण, वांडर वाल्स अधिशोषण। ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 यानी 2021 के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। इसे कहते हैं हम रसावशोषण, सक्रिय अवशोषण भी कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। इसकी इंग्लिश में लिखेंगे तो आप बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इसको बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी भौतिक
अधिशोषण, जिसे कहते हैं वांडर वाल्स, और कोष्टक में लिख देना आप वांडर वाल्स। क्रम वाइज चल रहा है आपका चैप्टर, बिल्कुल भी एक भी वीडियो आप मिस कर गए तो आप टॉपिक से भटक जाएंगे, आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। और यदि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और आपको लाइक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक करने से हमें बड़ी उत्तेजना मिलती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और बेहतर करके दिखाएंगे। तो वांडर वाल्स अधिशोषण बोलते हैं इसे। देख लीजिए कितना बेहतरीन है टॉपिक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं जब अधिशोष या बोले अधिशोषक और अधिशोष, कहता है जब अधिशोषक और अधिशोष के मध्य दुर्बल दीर्घ यानी कि बहुत लंबे परासी, दुर्बल दीर्घ परासी वांडर वाल्स जैसे भौतिक बल उपस्थित होते हैं, तो यह प्रक्रम भौतिक या वांडर वाल्स अधिशोषण कहलाता है। क्या बता दिया है कि जब अधिशोष यानी जिस पर पदार्थ चिपकेगा, कौन सा अधिशोष, जब अधिशोषक यानी कि ये बोर्ड मान लिया हमने अधिशोषक, और अधिशोष यानी कि ये जो इंक लिखी हुई है अधिशोष से हो गई, के मध्य दुर्बल दीर्घ परासी वांडर वाल्स जैसे भौतिक बल, सॉरी बल नहीं लिखा, बल उपस्थित होते हैं, तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है, भौतिक या वांडर वाल्स अधिशोषण कहलाता है। जैसे ये जो इंक लिखी गई है इस बोर्ड पर, ये भी भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है। जरा सा बल लगाएंगे, देखिए कोई भी चीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हटाना है, थोड़े से बल में ये बंध टूट जाते हैं और अधिशोषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, विशोषण उत्पन्न हो जाता है। इस पर हम थोड़ा सा बल लगाएं और ये बल टूट जाएंगे। और आपने अगर इस पर परमानेंट मार्कर चला दिया तब भी अधिशोषण होगा, लेकिन उनके बीच में रासायनिक बंध बन जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, आप सब होली तो खेलते ही हैं। होली में जब गुलाल से होली खेली जाती है तो गुलाल एक ऐसा कलर होता है जो पक्का नहीं होता है, तो ठीक है उससे खेल लिया और थोड़ी देर बाद गए धो लिए, बिल्कुल साफ़ हो जाते, कहीं पर कोई रंग नहीं रहता। लेकिन आप परमानेंट रंग से यानी कि पक्के रंग से होली खेलते हैं तो वो आपकी बॉडी पर या कपड़ों पर पड़ जाती है, दोबारा कभी छूटता नहीं है रंग, तो वो हो जाते उस समय अधिशोष, यानी कपड़े और रंग के बीच में रासायनिक बंध बन जाते हैं। और भौतिक अधिशोषण यानी कि गुलाल और कपड़े के बीच में कैसे बंध बन जाते हैं, दुर्बल और दीर्घ परासी वांडर वाल्स जैसे बंध बन जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है भौतिक अधिशोषण। अब हम बताएंगे भौतिक अधिशोषण के लक्षण।
तो भौतिक अधिशोषण के लक्षण, इसको रब कर देते हैं, ऊपर से बताते हैं। आप जान गए, जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य दुर्बल दीर्घपरासी बल उपस्थित होते हैं तो यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं, अब ये रब किए देते हैं, भौतिक अधिशोषण के लक्षण बताते हैं। तो अब आ जाता है भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण, बताते हैं आपको, अभिलक्षण लिखेंगे और उसके बारे में बताते चलेंगे। तो नंबर एक लिखेंगे अवशिष्ट की प्रकृति। देखिए, अवशिष्ट की प्रकृति का मतलब है जिस पदार्थ पर किसी गैस या ठोस पदार्थ या किसी अन्य चीज़ का अधिशोषण होने वाला है, वो जिस पर चिपकेगा जाकर उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे इस बोर्ड पर हमें किसी गैस को चिपकाना, इसकी प्रकृति कैसी है, ये चिकना है, खुरदरा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, तो इसकी प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। तो किसी पर जैसे कोई खुरदरा है, जैसे भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिसमें अधिशोष और अधिशोषक के मध्य दुर्बल दीर्घपरासी वांडरवाल उपस्थित होते हैं। ये किसी भी सतह पर गैस का अधिशोषण आसानी से हो जाता है। ये बात बतानी है कि किसी भी पदार्थ की सतह पर गैस का अधिशोषण सरलता से हो जाता है, क्योंकि इसके मध्य दीर्घपरासी वांडरवाल्स बल उपस्थित होते हैं। यदि कोई पदार्थ अत्यधिक खुरदरा या चिकना है तो खुरदरे पदार्थ पर अधिशोषण की प्रक्रिया अधिक मात्रा में होती है, और चिकने यानी कि रफ पर क्या होती है, चिकना मतलब रफ मतलब खुरदरा और स्मूथ मतलब होता है चिकना। तो यहाँ पर जो चिकने पदार्थ पर अधिशोषण की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो अवशिष्ट की प्रकृति जैसी होगी वैसे ही अधिशोषण की मात्रा होगी। अब आ जाता है नंबर 2, अधिशोष या गैस की प्रकृति। कहते हैं जिस गैस का क्रांतिक ताप उच्च होता है, जिस गैस का क्रांतिक ताप, जैसे NH2, NH3, SO3, SO2 H2S और HCl, इन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है। इनका अधिशोषण निम्न क्रांतिक ताप वाली गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी तुलना में अधिक होता है। ये जो अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसें हैं, ये जल्दी अधिशोषित हो जाएंगी किसी अपशिष्ट की सतह पर, यानी कि किसी अधिशोषक की सतह पर। किनकी अपेक्षा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि ये गैसें जल्दी से किसी पर अधिशोषित नहीं होती हैं। अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं। इसी कारण ये गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती है। किस पर? अधिशोषक के पृष्ठ पर, यानी अपशिष्ट पर। ठीक है, जिनके क्रांतिक ताप ऊंचे होते हैं, जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और HCl, इन गैसों का क्रांतिक ताप ऊंचा होता है और ये जल्दी से, शीघ्रता से किसी भी अपशिष्ट की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। परंतु इनके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के क्रांतिक ताप निम्न होते हैं, ये आसानी से अवशोषित नहीं होती हैं। ये भौतिक अधिशोषण का पार्ट है। नंबर 3, अधिशोषण की एंथैल्पी। अभी हम आपको बता चुके हैं एंथैल्पी ΔH। अधिशोषण की, भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि
इनमें अधिशोष और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध उपस्थित होते हैं और इनकी एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। जूल को पूरा लिख दें, नहीं तो केजी समझ लेंगे आप। तो अधिशोषण की एंथैल्पी भौतिक अधिशोषण में बहुत कम होती है, नगण्य होती है। इसमें ऊष्मा बहुत कम निकलती है क्योंकि इसमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल 1 मोल का ऊष्मा निकलती है। ठीक है। नंबर 4, उत्क्रमणीय प्रकृति। उत्क्रमणीय जैसे कोई ठोस है, उस पर गैस का अधिशोषण हो जाता है। ठीक है। और गैस यदि द्रव अवस्था में बदल गई, ठीक, अगर हमने मान लिया कोई ठोस है, जैसे बोर्ड है, ये ठोस है, इस पर गैस अधिशोषित हो गई, अधिशोषण की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। लेकिन यदि ये गैस द्रवित हो गई और ठोस कोई धूल के कण हैं, तो गैस क्या हो जाएगी उस समय? अधिशोषक। और इस समय ठोस क्या हो जाएगा? अधिशोष। और ऊष्मा होगी मुक्त, ऊष्मा मुक्त हो जाएगी। अब आप बात समझिए, यहाँ पर ये क्या है? अधिशोषक। और ये क्या है? अधिशोष। भाई ठोस पर गैस का अधिशोषण हो जाता है, ठोस पर गैस अधिशोषित हो जाती है और यह प्रक्रिया अधिशोषण की संपन्न हो जाती है। गैस अगर द्रव अवस्था में है तो उस पर भी तो ठोस अधिशोषित हो जाएगा। तो इसकी ये उसमें क्या होती है? उत्क्रमणीय प्रकृति। गैस पर ठोस और ठोस पर गैस दोनों अधिशोषित हो सकती हैं। तो ये कैसी होती है? उस उत्क्रमणीय प्रकृति। आगे नंबर 5, ताप का प्रभाव। ताप का हम जब प्रभाव लगाते हैं, प्रभाव देते हैं या बढ़ाते या घटाते हैं, ताप में कुछ भी परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होने लगती है, अग्र दिशा में संभावित होने लगती है, यानी अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अभिक्रिया में कोई और घटना भी संपन्न हो सकती है। तो इसका मुख्य कारण आपको बताते हैं कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटने लगता है, अधिशोषण में विशोषण उत्पन्न हो जाता है। आप कोई भी कपड़े पर गीली मिट्टी ऊपर से लगाकर ले जाएं और उसको सुखा दें, तो कुछ समय के बाद वो मिट्टी ऊष्मा क्या होती है? उस मिट्टी के कण सूखने के कारण झड़ जाएंगे और अधिशोषण की प्रक्रिया विशोषण में बदल जाएगी। तो कहेंगे ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है और विशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब आ जाता है नंबर 6। नंबर 6 है दाब का प्रभाव। अब बताते दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। यदि आप किसी पर भी मिट्टी को लगाएं, किसी पर मिट्टी चिपकी हुई उसको और ठोक दें, दाब लगा दें, उस मिट्टी के कणों को बीच में भी बंद बन गए और मजबूती से वो चिपक गए, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? और अधिक हो जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर कुछ भी कण, एक पात्र में बहुत से कण हैं, वो उसके बर्तन उसी पात्र में चिपकाने हैं, उसके ऊपर से दाब लगा दिया, एक स्थिति ऐसी आएगी वो सभी कण उस पर चिपक जाएंगे। वैसे गैस के कारण कोई उड़ रहा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाता है, वो भी भौतिक अधिशोषण। नंबर 7, निम्न सक्रियण ऊर्जा। निम्न सक्रियण ऊर्जा कहते हैं कि भौतिक अधिशोषण में रासायनिक बंध नहीं बनते हैं
और सक्रियण ऊर्जा क्या होती, रासायनिक क्रिया होने पर। जब अणु आपस में टकराएंगे तभी तो सक्रियण ऊर्जा होगी। यहाँ पर क्या है, अणु जाकर सीधा बैठ जाता है, हिलता डुलता नहीं है क्योंकि हिलेगा डुलेगा तो आपस में टकराएगा, तो उसकी जो मैन ऊर्जा होगी उस ऊर्जा से ज़्यादा कुछ ऊर्जा नहीं उत्सर्जित करता। मैन ऊर्जा से जो उसकी गतिज ऊर्जा है उस ऊर्जा से ज़्यादा कुछ ऊर्जा और उत्सर्जित करेगा, तो वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो जब भौतिक अधिशोषण में कोई रासायनिक प्रक्रिया होती ही नहीं है तो इसी कारण इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो भी निम्न होती है। तो अब ये आपका हो गया भौतिक अधिशोषण। अब आपकी हेडिंग डालते हैं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण हो चुका है, अब दूसरी हेडिंग होगी आपकी रासायनिक अधिशोषण। नंबर 2 हेडिंग थी ये अधिशोषण के प्रकार की। नंबर 2 हेडिंग रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनने की, कहते हैं रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब अधिशोष्य यानी चिपकने वाला और अधिशोषक यानी चिपकाने वाला के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है। संभावना होती है। अब आप समझ गए होंगे रासायनिक अधिशोषण तभी संपन्न होता है जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना हो। जब रासायनिक बंध बनेंगे तभी रासायनिक अधिशोषण होगा। आप जानते हैं, एक इसका एग्जाम्पल देते हैं, वनस्पति घी। वनस्पति घी या बोलेंगे कि H2+O2 को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो जल का निर्माण होता है। इनके बीच में रासायनिक बंध बनते हैं। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4, यहाँ 4 प्राप्त हो गए। तो क्या होगा, जैसे प्लेटिनम ही होता है, प्लेटिनम ये प्लेटिनम के ऊपर अधिशोषित होंगे। प्लेटिनम इसकी ये क्या है, आपस में बंध बने हुए हैं और ये संयोजकताएं फ्री हैं। इन पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आकर अधिशोषित हो जाते हैं और बनाते हैं रासायनिक बंध। इनके रासायनिक बंध ये आपस में जब बनते हैं, जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक के ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो गया और इनके बीच में बने हैं सहसंयोजक और कैसे बंध,
सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक का मतलब होता है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक प्लेटिनम का। जब बराबर के साजे के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं तो वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ये बंध इनके बीच में कंफर्म कर देता है कि H2 बना लो आप, एक अणु, और एक ऑक्सीजन को ले लो तो ये बन जाता है आपका जल। और उत्प्रेरक की ये कहानी होती है। उत्प्रेरक एक ऐसा चुगलखोर है जो दो अभिकारक के बीच में क्रिया कराकर और स्वयं अभिक्रिया के अंत में हट जाता है। क्रिया को कराकर अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उसका मतलब होता है वो पृथक हो जाता है, सिर्फ क्रिया ही कराने के लिए नेता नगरी का काम करता है। तो ये होता है रासायनिक अपशोषण की क्रिया। ये तभी संभव है जब अधिशोष यानी कि जो चिपकने वाला जैसे हाइड्रोजन गैस और अधिशोषक यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के मध्य रासायनिक बंध या सहसंयोजक बंध बनने की संभावना हो तो इसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। अब बताते हैं इसके लक्षण और टॉपिक को एंड करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण। रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण। तो रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण, तो पहला आ जाएगा अभिलक्षण में नंबर 1 विशिष्ट प्रकृति। देखिए विशिष्ट प्रकृति, यहाँ पर विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है कि जब अधिशोषण और अधिशोष के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना हो तभी रासायनिक अधिशोषण हो सकता है, वरना वो भौतिक अधिशोषण होगा। मतलब है कि विशिष्ट अनोखी प्रकृति का मतलब है कि जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना हो तभी उसके अंदर रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसी कारण यह इसकी प्रकृति विशिष्ट प्रकृति कहलाती है। नंबर 2 गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, यहाँ गैस की प्रकृति का कोई मीन्स नहीं है। किसी भी गैस का क्रांतिक ताप चाहे जितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी गैस का क्रांतिक ताप चाहे जितना हो, बस उस गैस में रासायनिक बंध बनाने की क्षमता हो तो उसका रासायनिक अधिशोषण संपन्न हो जाएगा। गैस की प्रकृति का यह मतलब है कि वो गैस का क्रांतिक ताप चाहे जितना उच्च हो या चाहे जितना कम हो, बस उस गैस की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो रासायनिक बंध बना ले तो रासायनिक अधिशोषण संपन्न हो जाएगा। अब आ जाएगा नंबर 4 अणु उत्क्रमणीय प्रकृति। अणु उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब होता है जब कोई दो अभिकारक अणुओं से कोई पदार्थ बनता है, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इसमें हम डालते हैं उत्प्रेरक मोलिबेडनम और आयरन का मिश्रण और ये बनाते हैं अमोनिया। ठीक, अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया इन्होंने बना दी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण तुम आप दिन रात रखिए लेकिन अमोनिया गैस नहीं बनेगी, क्योंकि अभिकारक अणुओं से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, 2 गैसें हैं, 2 गैसों में हमने 3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन मिल गए, 2 3 6 हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को जब मोलिबेडनम और आयरन और मोलिबेडनम के सिलेंडर से गुजारते हैं तो मोलिबेडनम और आयरन क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, जैसे अभी हमने प्लेटिनम के ऊपर बताया, बिठा लेता है। अब शोषण कर लेता है। कैसा? रासायनिक बंध आपस में बनाता है। फिर वो क्या कहता है कि हमें छोड़ो, आपस में दोनों बंध बना लो और एक नए उत्पाद का निर्माण करो, अमोनिया।
अगर हमें यहाँ से अब गैसीय अणु चाहिए तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कह सकते हैं कि ये एक अणु उत्क्रमणीय प्रकृति के होती हैं रासायनिक अपक्रियाएं, जिनसे बनने वाला उत्पाद कभी पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता। जैसे H2+O2 को हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा जल निर्माण होता है। तो ये तो गैसीय अणु है, ये भी गैसीय अणु और जल बन गया। अब जल से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए बेकार है काम। तो क्या होता है, ये कभी वापस आ जाएं तो उत्क्रमणीय प्रकृति, वापस ना आए तो अनुत्क्रमणीय प्रकृति। तो जो गैसीय अणु बनते हैं उनसे नए यौगिक का निर्माण होता है, वो पुनः लौट के वापस स्थिति में नहीं आते, तो कहते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। नंबर 4, नंबर 5 नहीं सॉरी 3 की जगह 4 लिख दिया, अब यहाँ पर 4 होगा। अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी। आप नहीं जानते, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बने होते हैं। क्या बने होते हैं? रासायनिक बंध बने होते हैं। तो उनके जब रासायनिक बंध बनते हैं वो वांडरवाल्स बंध और दुर्बल बलों से बहुत मजबूत बल होते हैं। तो इनकी एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। किसके कारण? रासायनिक बंध बनने के कारण। डेल्टा एच का मान 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। रासायनिक अधिशोषण में 1 मोल के लिए ऊर्जा कितनी निकलती है? एक कण चिपकने पर 200 से 400 मोल किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। और उसमें कितनी थी भौतिक अधिशोषण में? 20 से 40। ये तो बड़ी नॉर्मल वैल्यू है। तो रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान भी अधिक होता है, डेल्टा एच का मान भी निगेटिव की मात्रा में अधिक निकलता है। अब आ जाते हैं नंबर 5। इसमें एक और बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है जब अधिशोषक का, जैसे ये बोर्ड, ये अधिशोषक है, हम इस पर इंक चला रहे, अधिशोष कर रहे हैं इंक का, और दोनों प्रक्रियाएं क्या कह ली? अधिशोषण। जब ये बोर्ड, मान लिया कोई पदार्थ है, इसका क्षेत्रफल अधिक है तो अधिशोषण भी अधिक होगा। भाई रासायनिक अधिशोषण है, जिस पदार्थ का, जिस अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो उसका अधिशोषण भी अधिक होता है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है उसका अधिशोषण भी कम होता है। अब आ जाता है नंबर 6, ताप का प्रभाव। बताते हैं ताप का प्रभाव देने पर पहले तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती है, फिर द्रव अवस्था में बदलने के बाद अधिशोषण घटने लगता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण पहले बढ़ता है फिर बाद में घटने लगता है। और इसी प्रकार से दाब का प्रभाव नंबर 7, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव में आप बता सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ जाता है, क्योंकि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बल और मजबूत हो जाते हैं। तो कहते हैं रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 8 लास्ट, सक्रियण। उच्च लगाना आगे, उच्च सक्रियण ऊर्जा। तो उच्च सक्रियण अणु ऊर्जा, आप जानते हैं जब रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रियाएं तभी संपन्न होती हैं जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं, और अभिकारक अणु आपस में जिस गति से टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी गति और बढ़ जाती है,
और एक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, वह सक्रिय अणु ऊर्जा कहलाती है। तो उच्च सक्रिय ऊर्जा रासायनिक अधिशोषण में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही रखते हैं, और हमारा यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने के बाद में आप वीडियो पर जो भी आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंटें तो ज़्यादातर आप पॉजिटिव में ही देते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, समय पर आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, इस बात का आपसे वादा है। जुड़े रहिए हमारे चौमुखी यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, क्योंकि ये आपका चौमुखी विकास करने वाला है। 100 में से 100 नंबर चाहिए हैं। तो इस चैनल पर परमानेंट वीडियो पर अपडेट बने रहें और वीडियो को देखते रहें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।